नमस्कार। भारत के पद्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति दुबे। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं उन महान विभूतियों से जिन्हें उनके पुनीत कार्यों के लिए भारत सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। कला सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से कई प्रकार की शिक्षाएं भी मिलती हैं। साथ ही कलाकारों की ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो उस कला को संजोए, संरक्षित रखें। ऐसे ही हैं महिपत राय प्रताप राय कवि, जो कि एक पपेटियर हैं और अपनी इस पपेट की कला को संजोने और संरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं। उनके इसी कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आइए मिलते हैं महिपत राय प्रताप राय कवि से। कठपुतली का खेल भले ही हमें बचपन की याद दिलाता हो, लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कठपुतलियों को अपने हाथों पर नचाने वाले महिपत राय प्रताप राय कवि एक अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली कलाकार हैं। उन्हें इस कला को एक नया मुकाम देने के लिए साल 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कला कठपुतली 28 मार्च 1931 को जन्मे महिपत राय कवि ने दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से अभिनय में डिप्लोमा किया। अभिनय में करियर से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने एक दिन मेहरबीन कॉन्ट्रैक्टर का कठपुतली प्रदर्शन देखा। उन्हें ऐसा करते देखकर लगा कि यह ही वो क्षेत्र है जिसमें वो कुछ कर सकते हैं। उनका अनुमान एकदम सटीक निकला और महिपत राय कवि ने देश और विदेश में 4000 से अधिक शो कर डाले। जो कठपुतली है, इट्स अ ट्रेडिशनल आर्ट। तो परंपरा से जो चला आ रहा है उसमें फर्क करने की उन लोगों में शक्ति भी नहीं है। जो चलाते हैं, जो कठपुतली का खेल करते हैं, उनमें कुछ नया डालने का और समाज को आगे ले जाने का, खुश करने का कला का मंतव्य इतना ही होता है। कला द्वारा समाज सेवा। तो ये समाज सेवा क्या करेंगे, ये इनको पता नहीं चलता है। हमने पपेट्री इन चिल्ड्रंस एजुकेशन में बाल मंदिर से लेकर के कॉलेज तक इसको पढ़ा। महिपत राय प्रताप राय कवि ने गुजराती, हिंदी, सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में 200 से अधिक नाटकों का लेखन और मंचन भी किया है। ये देश हमारा, ये रेल हमारी, इसे साफ है रखना हम सबकी जिम्मेदारी। हाँ, सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी। हाँ, सबकी जिम्मेदारी। महात्मा गांधी जी के नाम से मैं बचपन से बहुत ही प्रभावित था। 9 साल की उम्र में मैं चरखा काटने लगा था। अच्छा। और नक्की किया था कि इसमें से जितनी खादी निकलेगी बस उतने कपड़े में पहनूंगा। अच्छा। हाँ, तो ज़्यादा तो नहीं होता। तो एक बनियान और एक चड्डी इतना पहन के मैं स्कूल में जाता था। अच्छा। और पैदल चल के जाते थे। हाँ। तो जितने लोग देखते थे कहते थे कैसा समझदार लड़का है। ऐसे पपेट के 1 2 नहीं 4 6 8 इसके विभाग हैं जी। शैडो पपेट, जी। ग्लव पपेट, जी। स्ट्रिंग पपेट, जी। ऐसे इस तरह से अलग अलग थे। और मैंने उसमें भी और थोड़े डाल दिए। हाँ। ज़्यादा करिए तो ये ज़्यादा आनंद देने वाली चीज़ होगी। और खुशी के साथ, आनंद के साथ जब कुछ सीखने को मिले, तो जैसे मैं बच्चों के लिए एक करता हूँ। हाँ। उसमें क्या है, एक है तो उंदर
उंदर माने चूहा। अच्छा। हाँ, तो ये चूहे की कहानी हाँ। हम ऐसी कई कहानियां गा गा के वाह। बच्चों को बताते हैं। हाँ। और साथ में पपेट तो होता ही है, जी। और वो चलता भी है जैसे चलाने का। हाँ। महिपत राय प्रताप राय कवि कठपुतली की इस कला को सिखाने में भी उसी शिद्दत से लगे जितना कि उसे मंच पर प्रस्तुत करने में। कवि कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं। साल 1993-94 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और साल 2000-2001 में गुजरात गौरव पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। एक હતો ઉંદર સુવાળો ને સુંદર, સુવાળો ને स्मूथ, हाँ। स्मूथ और छूने में सुंदर। smooth, हाँ। हाँ, तो वो पहले तो चूहे का जो पपेट है हाँ। वो उससे फिर मैं आज चूहे की कहानी बताऊंगा। हाँ। कहो तो चूहा अंदर रखा है बना के हाँ। खेत में। अरे 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 ये क्या है? हाँ, जी जी। तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। वाह। भारत के पद्म में मिलिए देश के पैरा एथलीट देवेंद्र झांझड़िया से, जिन्होंने देश को भाला फेंक में कई पदक जिताए हैं। देवेंद्र अपना एक हाथ बचपन में एक हादसे में खो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी। देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट हैं। खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए देवेंद्र झाझड़िया को साल 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दस जून 1991 को राजस्थान के जयपुरिया खालसा में जन्मे देवेंद्र ने महज 8 साल की उम्र में एक हादसे में अपना बायां हाथ खो दिया। मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके देवेंद्र ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया और जीवन में कुछ कर दिखाने का फैसला किया। दरअसल विपरीत परिस्थितियों की बात करें तो मैं उनके बारे में 2 दिन बोल सकता हूँ, लेकिन सबसे मेरे लिए खुशी का पहलू ये है कि आज मैं देश की सबसे बड़ी जो महापंचायत संसद है उसमें आज मैं एक संसद टीवी को मैं मेरा इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो वो एक शुरुआत का दौर था मेरा, जिसको नहीं भूल सकता। मैं 8 साल की उम्र में मुझे करंट लग गया था बिजली का और एक हाथ गंवाना पड़ा। वो दौर देखा जो मैंने देखा कि डिफरेंटली एबल लोगों के बीच में जब हम सामान्य लोगों के बीच में जाते थे तो लोग हमें बहुत ही गलत मैसेज देते थे, बहुत ही गलत बोलते थे। लेकिन आज जो देखा जाए, उस दिन को मैं देखूं तो आज में जो बदलाव है वो तो बहुत बड़ा बदलाव है, सबको दिख ही रहा है। लेकिन जब मैंने खेल की शुरुआत की तो मेरा इतना मजाक बनाया गया कि एक डिफरेंटली एबल का खेल के मैदान में क्या काम है, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स को कोई जानता ही नहीं था आज से 25-30 साल पहले। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए भाला फेंक खेल को चुना। साल 2001 में बंगलुरु में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया और भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक जीता। मैं सच बताऊं, मैंने खेल इसलिए नहीं शुरुआत किया था कि मैं ओलंपिक मेडल लूं। मैंने खेल इसलिए शुरू किया कि मैं कमजोर ना कहलाऊं। तो कहीं न कहीं ये कमजोर न कहलाने की जिद ने मुझे दुनिया का चैंपियन बनाया। उस टाइम कोई फैसिलिटी नहीं थी। खास करके मुझे याद है एथेंस पैरालंपिक्स में मैं जब गया था तो मैं खुद के पैसे लगा करके गया था। आप देखिए, डिफरेंटली एबल बच्चा खुद को पैसे लगा के जाना पड़े। उसके माँ बाप किसान फैमिली से हैं। सोचिए 1 लाख रुपए 2004 में कहाँ से कैसे मैनेज किया होगा। जब मैं
एथेंस पहुंचा तो मैंने एक दिमाग में ये लगाया कि मुझे बदलाव लाना है इस देश में, कुछ भी हो जाए। और मैंने वहाँ गोल्ड मेडल के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया और भारत को स्वर्ण पदक जो दिलाया, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। देवेंद्र झाझड़िया की प्रमुख उपलब्धियों में एथेंस पैरालंपिक गेम 2004 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक, नॉर्वे फेसपिक गेम्स कुआलालंपुर 2006 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक, IWAS वर्ल्ड गेम्स ताइपे ताइवान 2007 में भाला फेंक में रजत पदक, IWAS वर्ल्ड गेम्स बंगलुरु 2009 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक, IPC एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप लियोन फ्रांस 2013 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक, पैरा एशियाई खेल इंचोन कोरिया 2014 में भाला फेंक में रजत पदक, IPC एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप दोहा 2015 में भाला फेंक में रजत पदक और पैरालंपिक रियो द जनेरियो 2016 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक शामिल है। मैं वहाँ देख रहा था, मेरे फाइट में कंपटीटर थे जो चाइनीज थे, तो उनके पास 3 का स्टाफ था। तो मैंने मेरे साथी को पूछा, मैंने कहा भाई 3 किस लिए इसके साथ? तो उन्होंने बताया मुझे कि एक तो इनका ट्रेनर है, एक फिजियो है और एक कोच है। मैंने कहा ऐसे भी होता है, क्योंकि मेरे साथ तो कोई था ही नहीं। तो मैंने वहाँ सोचा, मैंने कहा एक दिन हमारे देश में ऐसा हो जाए तो बात बन जाए। लेकिन जब मैं टोक्यो पैरालंपिक में गया 2021 में, तो टोक्यो पैरालंपिक में मेरे साथ फिजियो भी था और कोच भी था और ट्रेनर भी था। तो मैं कह सकता हूँ कि ये है बदलता हुआ भारत मेरा, ये है मेरा नया भारत। विशेष तौर पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, खिलाड़ियों की तरफ से मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खेल को पहले अंतिम पायदान पर मानते थे हमारे देश में, आज उन्होंने प्राथमिकता में ला दिया। ये बढ़ता हुआ भारत है, ये नया भारत है। और हमें बहुत अच्छा लगा जब हम टोक्यो पैरालंपिक में जीत करके आए, प्रधानमंत्री जी ने इतना शानदार स्वागत किया, मेडल जीतने पे खिलाड़ियों से बात की। खेल की दुनिया में अद्भुत प्रदर्शन के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इन पुरस्कारों में भारत के राष्ट्रपति की ओर से विशेष प्रशस्ति पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शामिल हैं। पंजाबी साहित्य में नवाचार करने वाले और साहित्य के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर रतन सिंह जग्गी को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से नवाजा गया है। आइए मिलते हैं डॉक्टर रतन सिंह जग्गी से। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी पंजाबी और हिंदी साहित्य के एक प्रख्यात विद्वान हैं। गुरमती और भक्ति आंदोलन साहित्य उनके लेखन की विशेषता है। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में इस कार्य के लिए साल 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 1927 को जन्मे डॉक्टर जग्गी ने अपने जीवन के 60 से अधिक वर्ष मध्ययुगीन साहित्य की सेवा के लिए समर्पित किए हैं। 95 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने अपना साहित्यिक कार्य जारी रखा है। सच्ची बात तो ये है कि मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन पाकिस्तान बनने तक मैं मैट्रिक कर चुका था। लेकिन घर के काम इतने थे कि मैं कोई बाहर जा ही नहीं सकता था, नहीं तो रावलपिंडी जाकर पढ़ लेता, नहीं पढ़ा। पाकिस्तान बन गया, मेरे पास अगर कोई सबसे कीमती चीज़ थी तो 10वीं का सर्टिफिकेट था, तो मैं संभाल कर रखता था। इधर आया, नारायणगढ़ अम्बाला में हमें ज़मीन मिली, उस पर काम करने लगा। मैं खेती नहीं कर सका, वो भी छोड़। फिर मैंने पढ़ने का प्रयास किया, नहीं कर सका पढ़ना। फिर मुझे नौकरी मिल गई आर्मी में टेम्परेरी, वो शुरू की। तो मुझे किसी ने एडवाइस किया, अगर पढ़ना चाहते हो तो दिल्ली चले जाओ। उस ढंग से मैंने वो आर्मी की नौकरी छोड़कर दिल्ली पहुंचा।
दिल्ली कोई नौकरी नहीं मिली, मुझे पुलिस वालों ने ले लिया। मैं टाइप जानता था, उन्होंने मुझे सीधा हेड कांस्टेबल ले लिया। 7 साल पुलिस की मैंने नौकरी की और उसके दरमियान मैंने रात दिन लगाकर बिना सोए डबल एमए किया और डबल एमए करने के बाद उनसे प्रार्थना करके क्षमा चाहिए। उसके बाद मुझे हिंदू कॉलेज सोनीपत जो आरएसएस का कॉलेज था, उन्होंने मुझे सीधा ले लिया। डायरेक्ट उधर से मैं रिज़ाइन करके उधर पहुंच गया। अभी उधर 3 महीने भी नहीं गुजरे थे तो पंजाब गवर्नमेंट की कमीशन की पोस्टें एडवर्टाइज हो गई। मैंने उधर अप्लाई कर दिया। मैं आपको सच कहता हूँ कि 3 महीने उधर काम किया। मेरे पढ़ाने का कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन उधर मैं सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्ट होने के बाद जब मैं कॉलेज गया तो सारे जो प्रोफेसर लोग थे वो गाउन पहनते थे। पढ़ाने के लिए जब कमरे में जाते वो गाउन उनके काले रंग के होते हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल था जिनका गाउन काले रंग से भिन्न था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या बात है। वो कहने लगे ये पीएचडी है। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले पीएचडी करूं तब डिस्टिंक्शन होगी। बस उसी समय मैंने फैसला किया कि अब मैं पीएचडी करूंगा। मैं पीएचडी के चक्कर में पहुंचा तो उधर मुझे ज़रूरी हो गया कि मैं संस्कृत ही पढूं। मैंने उच्चेचा विशेष रूप में उद्यम करके संस्कृत की और संस्कृत के बाद मैंने दशम ग्रंथ पर पीएचडी करने का मन बनाया और दशम ग्रंथ में जो पौराणिक कृतियां हैं उनका विशेष रूप में विश्लेषण किया। और जो पौराणिक कृतियां हैं उनका मैंने दशम ग्रंथ की पौराणिक पृष्ठभूमि ये सब्जेक्ट बनाया। और उस वक़्त पंजाबी में सुविधा नहीं थी पंजाब पीएचडी करने के। मैंने हिंदी में पीएचडी की पंजाब यूनिवर्सिटी से और उस पर मुझे मेरी किताब छपने पर 2 अवार्ड मिले। उसके बाद मैं आगे चलता गया। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी को दशम ग्रंथ का विद्वान माना जाता है। साल 1962 में उन्होंने दशम ग्रंथ में पौराणिक रचनाओं का महत्वपूर्ण अध्ययन करने में पीएचडी की थी। वहीं साल 1973 में गुरु नानक, उनका व्यक्तित्व, कार्य और शिक्षाएं विषय पर उन्होंने डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर जग्गी गुरु ग्रंथ विश्वकोश और सिख धर्म विश्वकोश की भी रचना कर चुके हैं। गुरु नानक जीवन, व्यक्तित्व और उनका विचारधारा, इस विषय पर मैंने डी.लिट का विषय बनाया और मगध यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की, डी.लिट की। और डी.लिट एक नमूना था। लोग उनको, उनके जो प्रोफेसर से लोगों को कहते थे इस किस्म के आप कार्य करें। और वो करने के बाद फिर मैं ये समझो कि और सारे काम छोड़ एक ही मध्य युग की भक्ति साहित्य, चाहे वो हिंदी में है, चाहे पंजाबी में है, चाहे सूफियों का है, चाहे कबीरपंथियों का है, चाहे गुरुओं का है, चाहे, और उन पर काम करना शुरू किया। मैंने सारे धर्मों का, उनकी संस्कृति का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद मैंने अपने आप को इस योग्य बनाया ताकि उनकी वाणियों को मैं पढ़ सकूं और लोगों तक उनका एनालिसिस कर सकूं। और आपको मैं एक बात यहाँ बतलाऊं, तुलसी रामायण का उन दिनों में 400 साला मना रहे थे, तो मुझे यूनिवर्सिटी ने उस वक्त यानी जैल सिंह थे, उन्होंने भी कहा कि इसका पंजाबी में करो। मैंने तुलसी रामायण का पंजाबी में अनुवाद किया और साहित्य अकेडमी ने 40 सालों में जो अनुवाद कार्य हुए थे उनका इकट्ठा कंपैरिजन करके उनका एग्जामिन करवाया और मेरा नंबर 1 आया। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। इन पुरस्कारों में साल 1989 में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, साल 1996 में मिला पंजाबी साहित्य रत्न पुरस्कार, साल 2010 में पंजाब अकादमी का परम साहित्य सत्कार सम्मान और पंजाब सरकार की ओर से साल 2022 में मिला पंजाब गौरव सम्मान शामिल है। भारत के पद्म में मिलिए सुभद्रा देवी से, जिन्होंने कश्मीर की पेपरमेशी को एक अलग ही रूप दिया मधुबनी पेंटिंग के जरिए। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने मधुबनी पेंटिंग और पेपरमेशी का एक अनूठा संगम किया।
जिसकी वजह से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुभद्रा देवी मधुबनी लुगदी यानी कि पेपर मैशी की सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। उन्हें इस कला को नई पहचान देने और नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए साल 2023 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। उनतीस फरवरी 1936 को बालोर गांव दरभंगा बिहार में जन्मी सुभद्रा देवी ने पारंपरिक कला और चित्रकारी अपनी मां से सीखी। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने पर एक मदद के तौर पर उन्होंने मधुबनी चित्रकारी को करना शुरू किया। वो इसके लिए प्राकृतिक रंगों को चुनने के लिए जंगल तक जाती थीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगा। हम जब से नाम सुनी एकदम खुशी है। भगवान बहुत बड़ा है। और क्या कहूँ, अपना हस्तकला ऑफिस है वो बहुत बड़ा है, और वो डिजाइन ऑफिस है पटना का वो बहुत बड़ा है। हम तो बच्चे से हमारे दादी माँ चाहे सब समाज जो शादी ब्याह में होता था ना वही सब करती थी। उस वक्त में बैठ के दिमाग में घुस वही सब देख के एकदम दिमाग में पढ़ने में मन नहीं लगा। और वो सब करने दिखाती थी जो कोई कौन चीज बना रहा है, कोई चीज कौन बना रहा है। पेपर मैशी की कला मुख्यतः जम्मू कश्मीर की कला है। इस कला को सुभद्रा देवी ने सीखा और फिर इससे उन्होंने इजाद की मधुबनी पेपर मैशी की कला। इस कला में मिथिला की संस्कृति का प्रयोग किया और मिथिला की संस्कृति के आधार पर अनेक कलाकृतियां बनाई। इस कला में कालजयी कार्य करने के अलावा वो ये कला बहुतों को सिखा चुकी हैं और यही कारण है कि ये कला हजारों लोगों की आजीविका का साधन बन चुकी है। तो हमारे परंपरा में बहुत अच्छा काम होता है। हम मिथिला के रहने वाले हैं मधुबनी में। पेपर में से पहले पेंटिंग करते थे। हाँ, पेंटिंग से हम कहें कि बहुत लोग हो गया पेंटिंग में। देखो हमको तो सब कुछ आता है, हमरा बहुत चीज़ आता है। और सिक्की के गुड़िया बनाना, समा चकेवा, मट्टी का, ये सब बहुत चीज़ हम। सुभद्रा देवी की संक्षिप्त जीवनी 11वीं कक्षा के NCERT के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। सुभद्रा देवी कला की श्रेणी में साल 1980 में राज्य पुरस्कार और साल 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार समेत कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। उड़िया साहित्य को वैश्विक पटल तक पहुंचाने वाली डॉक्टर प्रतिभा राय किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्हें पद्मश्री के साथ साथ पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ और बातें। उड़िया भाषा के साहित्य को समृद्ध करने में अहम भूमिका निभाने वाली लेखिका प्रतिभा राय एक जाना माना नाम है। प्रतिभा राय को साल 2022 में साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी मौलिक लघु कथाओं, उपन्यासों, यात्रा वृत्तांतों और निबंधों के माध्यम से इसे समृद्ध करने का काम किया है। उनकी रचनाएं ओडिशा के आदिवासी समुदाय के जीवन को गहराई से दर्शाती हैं। 15 जनवरी 1944 को जन्मी डॉक्टर प्रतिभा राय जीव विज्ञान में स्नातक हैं और शैक्षिक मनोविज्ञान में PhD। ओडिशा की महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल रही प्रतिभा राय अब तक 22 उपन्यास, 26 लघु कहानियां, 11 यात्रा वृत्तांत,
9 बाल पुस्तकें, 10 पुस्तकें नव साक्षरों के लिए और कई निबंध लिख चुकी हैं। उनकी आत्मकथा लाइफ ऑन लोटस लीफ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। कई पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर प्रतिभा राय को साल 2011 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। साथ ही साल 2007 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रतिभा राय के प्रसिद्ध उपन्यास ज्ञान सेनी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के मूर्ति देवी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो एकमात्र महिला लेखिका हैं। भारत के पद्म में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।